Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Tell me in the comment section, how are you all? I hope you're good. If not good, then please do comment and let me know, let everybody know how you feel, why you're not feeling good, so that we all can help you out. We really need each other, in the journey of UPSC, and in any case in life we need each other. Sometimes those who don't know can help us a lot than those who are near and dear ones. So please don't hesitate to share your problems. If you have any, I will definitely try to help you out in any way I can. Okay, so as you all know, on this channel I share with you all my own notes, so then you get an idea as to how you can make short and meaningful notes, which will be very helpful for your mains, both mains and prelims examination. And I provide, my channel is dedicated not for just one subject but notes on all different subjects. So अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं, देन आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में लास्ट मोमेंट में कोई भी एग्जामिनेशन, इवन इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाएगा. ऑल्सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स चाहिए या समझ नहीं आ रहा है कि नोट्स को कैसे बनाएं किसी टॉपिक पे, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर ऑन दैट. ऑलराइट, so before starting, I will request you to please like the video and subscribe and share. Subscribe now, like now. It will help. Your one like will help YouTube algorithm to make this video reach to the people who need it. The aspirants who are lost, don't know how to make. कभी कभी तो कैसे आंसर को प्रेजेंट करें, कैसे नोट्स बनाएं, इसमें ही टाइम लॉस्ट हो जाता है. बिकॉज द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी इज वेरी वास्ट. सो व्हाई नॉट, अगर मैं आपको अपनी इस चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, in this part of the on this part of note making and how to present your answer, this is really, it will really save your time on other things, revising and other things. So that please do like and share and subscribe this channel. Now let's get started. So today's topic on which I have got note for you is the basic structure of the Constitution. बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सुनते रहते हैं हम. जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, दे ऑल्सो हियर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हमेशा जजमेंट्स में, केसेस में हम देखते रहते हैं, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, ओपिनियन रखती है, देन कोर्ट से बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. तो सभी को पता होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. एटलीस्ट द टर्मिनोलॉजी इज known to everyone, might not be the details. So today let's go through the details. What is the basic structure of the Constitution? तो सबसे पहले देखिए मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं. This is like 1.5 page नोट्स मैंने बनाया है. इस पे आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं. अगर आप मेरा नोट्स अच्छे से समझ गए जो मैंने बनाया है, तो इसी को आप और क्रिस्प कर लीजिए. जो अंडरलाइंड है बस उतना ही लिखिए, आप हाफ पेज इसको कर लीजिए, और भी इजी हो जाएगा. लेकिन मैं हर चीज़ को एकदम ही शॉर्टेस्ट में नोट में प्रेजेंट नहीं करती हूँ. बिकॉज जब हम नोट्स बनाते हैं या जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ ये तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल पूरा याद रहेगा. बट क्या होता है, जब हम रिवाइज जब हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं ना, तो कहीं कहीं चीज़ें वो क्यों लिखा था, क्या था, वो मिस हो जाती है कनेक्टिंग लिंक. सो मैं थोड़ा सा शॉर्ट तो लिखती हूँ, बट थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख लेती हूँ, सो दैट लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट कि हाँ ये चीज़ था. और एक अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन याद है तो उससे आप कई सारे आंसर्स को टैकल कर सकते हैं. सो द इमर्जेंस, लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. द इमर्जेंस, फर्स्ट सब टॉपिक इज इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. इमर्ज कैसे हुआ, ये पूरा एज अ टॉपिक एज अ होल मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. But within this, in this you will find certain points which will be important for prelims as well. So, for the first time in Sankari Prasad
case. In 1951, the constitutional validity of the First Amendment Act 1951 curtailing rights to property as fundamental right was challenged. So what happened? Supreme Court ruled that Parliament can abridge or take away any of fundamental rights by enacting Constitutional Amendment Act, and such a law will not be void under Article 13. Alright, तो बेसिक स्ट्रक्चर का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये कि मेंस के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन यहाँ पे दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि शंकरी प्रसाद केस वाज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या था? फंडामेंटल राइट जो है चैलेंज किया गया था, एंड इट बिकेम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्दो इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड को यूज नहीं किया गया था, बट वी ट्रेस द origin to this case, 1951, even before the first election of the parliament, right? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को चैलेंज किया गया था जब राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट ने कर्टेल कर दिया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को ले सकती है या कोई भी राइट आपको दे सकती है सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, ठीक है, और वो वाइड नहीं होगा. देन क्या होता है? फिर आता है 1967 गोलकनाथ केस. 1967 आता है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपना स्टैंड को रिवाइज कर लिया और हेल्ड किया द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है. फिर मे बी विद टाइम बेटर सेंस प्रिवेल्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, गोलकनाथ केस में बोला no, parliament cannot take or abridge any of the fundamental rights. फिर अगर यही चीज प्रिवेल हो रही होती अभी तक तो शायद हमारे सारे फंडामेंटल राइट चले गए होते, क्योंकि वैसे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हुए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम देखते हैं ना. हमने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट, पीपल गो टू द जेल ऑन कॉमेडी ऑन द पोस्ट, विच इज वेरी हंसने बोलने का अधिकार होना चाहिए. इट इज नॉट इम्पैक्टिंग नेशन, नॉट रियली मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड. सच में अगर देश पे खतरा नहीं है कि एक कमेंट से, एक पोस्ट से, एक मजाक की चीज से देश सच में खतरे में नहीं आ रहा है, तो उसको जेल जाने की किसी को जरूरत नहीं है. किसी भी सो मेनी गर्ल्स हैव बीन पुट बिहाइंड द बार्स एक पोस्ट के लिए, वेरी यंग एज वी हैव बीन सीन दिस. So and this been done by successive government. So ये नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए ये हमें प्रोटेक्ट करता है. Better this has been changed. Then what happened? गोलकनाथ में तो कहा कि नहीं हमारा फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता. ठीक है सर. Now then what happened? Then गोलकनाथ केस के बाद क्या होता है? पार्लियामेंट reacted to the Supreme Court's judgment. भाई पार्लियामेंट को तो बड़ा झटका लगा, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में क्या बोल दिया था कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं. बट फिर 1967 ने में क्या बोला कि गोलकनाथ केस में नहीं आप कोई भी ऐसा नहीं चलेगा. वी रिवाइज आवर स्टैंड. हम रिवाइज कर रहे हैं अपना स्टैंड को, जो हमने पहले कहा था वो हम वी वांट टू रिवाइज इट, चेंज इट. And now our current stand is you cannot take away or abridge any of the fundamental rights. तो पार्लियामेंट ने को तो झटका लगा. पार्लियामेंट ने फिर रिएक्ट किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाय इनैक्टिंग द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. तो 1967 के बाद 71 में पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट कर दिया और नया लाया. देन इसने किया क्या? पार्लियामेंट ने इट अमेंडेड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 and declared that the parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right under article 368, and such act will not be law under article 13. alright, तो बहुत ही मतलब ब्यूटिफुली इसको घुमा के पार्लियामेंट ने बोला कि भाई हमारे पास ही वो पावर रहेगी. आपने जो कहा वी नलिफाई दैट, हमारे पास हम अमेंड कर रहे हैं. उन्होंने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया और बोला
कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को वो अमेंड कर सकते हैं, दे कैन टेक इट अवे, राइट. बट देन व्हाट हैपन, देन आता है केस ऑफ द सेंचुरी इन केशवानंद भारती केस 1973. 2 साल बाद पार्लियामेंट ने जब इनैक्ट किया उसके 2 साल बाद केशवानंद भारती केस आता है, वेयर सुप्रीम कोर्ट overruled its judgment in Golaknath case and upheld the validity of 24th Amendment Act. Right? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से क्या कहा, भाई हम आपसे एग्री करते हैं. नाउ सुप्रीम कोर्ट उस पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं गया. यू सी इट, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न नहीं किया. पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया था उसको ओवरटर्न यहाँ पे केशवानंद भारती केस में ओवरटर्न नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपहेल्ड कर दी, भाई वॉट एवर अमेंडमेंट यू हैव मेड इन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑल दिस इज वैलिड, बट it also added, Supreme Court also held that Parliament is empowered to abridge or take away any of fundamental rights, and at the same time it laid down the doctrine of basic structure of the Constitution. उसी समय कहा ठीक है अब जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब द पार्लियामेंट है, बट आप जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर में उसका जो बेसिक कैरेक्टर, जो एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोर है, जो लोगों को राइट्स दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपीज हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो रिलेशन है, फेडरल प्रोविजंस, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं, which has the element to change the character of the nation, its governance, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है. तो आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते. Hence, it ruled that the parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms part of the basic structure of the constitution. तो यही बोला, आप सब कुछ कर सकते हैं बट वो फंडामेंटल राइट नहीं चेंज कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म करता है. ऑलराइट, देन व्हाट हैपन, फिर से देखते हैं, फिर से पार्लियामेंट ने व्हाट हैपन नेक्स्ट, अगेन द पार्लियामेंट रिएक्टेड. जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया तो वो पार्लियामेंट ने फिर से रिएक्ट किया. बाय व्हाट, बाय इनैक्टिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं ना. 42nd अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने कर दिया और फिर 1976 में फिर एंड क्या किया, उसमें अमेंडमेंट क्या किया, आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट कर दिया. फिर डिक्लेयर किया दैट देयर इज नो लिमिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट on contravention of any of the fundamental rights. ये तो गलत बात हो गई. This amendment, कि आप पार्लियामेंट के पास पूरी सोल पावर है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है. देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, कोई भी इंस्टीट्यूशन में किसी के पास अनलिमिटेड पावर, इंस्टीट्यूशन हो या पर्सन, नहीं होना चाहिए. द चेक्स एंड बैलेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द balanced functioning and sustainability of the institution or a person or a authority, whatever it is. तो उन्होंने बोला कोई लिमिटेशन नहीं होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकता है, टेक अवे कर सकता है हमारे पे, और किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा. भाई फिर हम सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स हु मेक्स द नेशन, उनका क्या होगा, राइट. तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में ये बोला कि भाई कुछ भी आप अब्रिज नहीं कर सकते हैं. This is not, हम we can abridge, this cannot be questioned in any court of law. But then what happened next, फिर क्या होता है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद फिर मिनर्वा मिल का केस आ जाता है. अगेन इट इज अ वेरी फेमस केस. सो मिनर्वा मिल केस इन 1980, आप 4 साल के बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट के आफ्टर 4 years मिनर्वा मिल केस हैपेंस इन 1980. तो इन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन
on as it excluded judicial review, which is the basic feature of the Constitution. Supreme Court held that Parliament cannot extend its amending power under Article 368 to acquire itself power for limitless amendment and plus to destroy basic feature of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने बोला था हमारे पावर की कोई लिमिट नहीं है, हम कोई भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं। मिनर्वा मिल केस में बोला नहीं, आपका ये जो आपने अमेंडमेंट किया है ना, इसको ही हम इनवैलिड कर रहे हैं। दिस प्रोविजन इटसेल्फ इज इनवैलिडेटेड एंड वॉइड नाउ, क्योंकि इसमें जुडिशियल रिव्यू का ही स्कोप नहीं है, विच इज द बेसिक, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये खत्म कर दिया, लिमिटलेस पावर, अमेंडमेंट पावर किसी के पास नहीं हो सकती। फिर अगेन व्हाट हैपेंड, अगेन इन वमन राव केस 1981, 1981, एक साल बाद मिनर्वा मिल के बाद, Supreme Court adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it would apply to the constitutional amendment enacted after 24 April 1973। वमन राव में क्या कहा कि भाई जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती के केस में हमने बेसिक स्ट्रक्चर का जो हम जो इजाद किया है, दैट वी हैव कॉइन्ड द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हम अध्ययन करेंगे। अगर कोई भी आपका लॉ है जो बेसिक स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट करता है, उसको इन्फ्रिंज करता है, तो वो सारे लॉज दे विल बी टर्म्ड एज void, they will be invalidated by the court, जो भी, और वो सारे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, they will be invalidated and they must have been enacted after 24th April 1973। alright, so ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे उसका ओरिजिन क्या हुआ, स्टार्टिंग, इमर्जेंस। तो हाउ डज इट इमर्ज, 1951 से लेके 1981, आप देखो 30 साल लगे बेसिक स्ट्रक्चर को इमर्ज होने में। मैंने तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके लिखा है, बट आप चाहें तो जस्ट एक फ्लो चार्ट, अगर आप थोड़ा सा आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट केस 1951 एंड देन गोलकनाथ केस एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट का रिएक्शन एंड देन सुप्रीम कोर्ट का एंड देन इस तरह से करके ईयर और केस करके आप इस तरह से नोट बना लें और जस्ट 1 और 2 वर्ड में क्या था क्विकली वो लिख लें, क्योंकि मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है फॉर द अंडरस्टैंडिंग। बट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आप इस नोट को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं, जो फ्यू लाइंस में एंड चार्ट की तरह बना के आप इसको कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं वो भी करके आपको दिखा देती हूँ, वो मैं आपको करके शेयर कर दूंगी इसको और भी शॉर्ट करके, ओके। बट उसके लिए इतना शॉर्ट लिखने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको समझ पहले डेवलप होनी चाहिए, तभी आप इतनी शॉर्ट नोट्स लिखें, अदरवाइज इट विल नॉट बी यूजफुल। आपको सब लॉस्ट हो जाएगा, इट विल नॉट बी इन योर माइंड एनीथिंग। नाउ अब साथ में ये भी देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, व्हाट आर द एलिमेंट्स। ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये आप एक थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जितना इसमें लिखा है उतना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम व्हेन इट गिव्स जजमेंट इट कीप्स ऑन एडिंग थिंग्स, सो वो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ने, सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन और क्लैरिफाई एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर from various judgments below have emerged as basic features of the constitution। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया। अगर आपके माइंड में है ये, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो लिख लिया था, बट आई डिड नॉट नीडेड टू राइट इट। ये तो आप सबके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अब मैं बता रही हूँ तो आप ये रख लो माइंड में, नहीं लिखोगे नोट्स में चलेगा, बट कभी मेंस में क्वेश्चन आता है, देयर यू विल हैव टू राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकते हैं,
as a basic structure is defined in the constitution, where आपको कंफ्यूज करने के लिए 3-4 आर्टिकल भी दे सकते हैं, मे बी 368 और एनी अदर आर्टिकल, you don't know. तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा that basic structure has not been defined anywhere in the constitution, has not even been defined by the Supreme Court also. उन्होंने ये टर्म तो कॉइन करी है, बट दे हैव नॉट डिफाइन और क्लैरिफाई व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर आप किसी चीज को एक बार डिफाइन कर देते हैं, आप उसकी बाउंड्री सेट कर देते हैं, फिर अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा जो कोर्ट को लगता है यस दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो बैक. इसीलिए उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया है कोर्ट ने भी. बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया. एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस द केसेस कम, वो खुद जब उसमें डेल्व करते हैं जजेस, दे गेट टू नो एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड ओके यस दिस इज वेरी क्रिटिकल, दिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, तो अभी तक कोर्ट ने क्या बोला है, ये हियर आर फ्यू एग्जांपल्स जहां पे कोर्ट ने बोला है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. जो अभी हमने देखा ना 1942 में 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, पार्लियामेंट ने क्या बोला था, नहीं, वी आर द सुप्रीम, वी डोंट हैव एनी लिमिटेशन ऑन आवर पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दिस इज रॉन्ग. सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड एंड इट सेड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज the supremacy of the constitution is the basic feature of the constitution, not the parliament power. The sovereign democratic republican nature of Indian policy, ये सब आप नहीं चेंज कर सकते. आप जाके पार्लियामेंट चाहे तो ये नहीं जा करके सकता कि हम डेमोक्रेटिक वर्ड ही वहां से हटा दें, फिर तो क्या बचेगा. देन सेक्युलर कैरेक्टर इज ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके ये नहीं बोल सकते वी आर अ हिंदू स्टेट और वी आर we will follow a particular religion, support a particular religion or any other thing, particular culture. No, we are secular on all aspect. This is the basic feature of the constitution. Separation of power between whom, between states and center, between executive, legislature and judiciary. So there are separation and demarcation of powers at different levels in our constitution. That is also basic feature. Nobody can infringe in each other's power area. Then federal character is also a basic feature of the constitution. So जो बातें चल रही हैं करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि सिंगल इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और असेंबलीज का इलेक्शन साथ में होगा. सो जो ये चीजें चल रही हैं, दैट इज ऑल्सो समवेयर हैज bearing on the federal character of the constitution, that you need to delve and think about it and read about it. ये उसके पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट टू डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग. आप IAS बनने वाले हैं, IPS बनने वाले हैं, जो भी UPSC में जाने वाले हैं, यू गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू नीड टू हैव अ लिटिल डीपर अंडरस्टैंडिंग of the scheme of things. Under those circumstances you will work. Then unity and integrity of the nation, this is also a basic feature. ऐसा कोई पार्लियामेंट, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकता जिससे कि यूनिटी, नेशन की यूनिटी या इंटीग्रिटी ही इम्पैक्ट हो जाए. देन इट इज अ वेलफेयर स्टेट. जुडिशियल रिव्यू, JR is the judicial review. That is also a basic feature of the constitution that also cannot be change. Now, then freedom and dignity of individual. This is directly related to the fundamental right. आपका fundamental right जो सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो इनवैलिडेट कर दिया था ना, कि बेसिक आपकी जो फ्रीडम है, आपकी आज़ादी एंड आपकी डिग्निटी, दैट इज द बेसिक फीचर. किसी भी कोई भी लॉ ऐसा गवर्नमेंट नहीं ला सकती जिससे वो उस पर कोई इम्पैक्ट आए. देन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, दैट इज ऑल्सो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो लॉ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट दैट discriminates people on various or any ground except those mentioned in the constitution. All right. Now, free and fair election, this is also basic feature. जो इलेक्शन कमीशन का सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम देखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर देयर, देन इलेक्शन कमीशन इज देयर.
तो उसमें भी उसका जो नेचर है, those things cannot be changed. Those are the basic feature of the constitution. Then limited power of parliament to amend the constitution. Now this is very important, this is very interesting. Limited power of the parliament to amend the constitution. This is the basic feature of the कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट नहीं बोल सकता हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम कुछ भी चाहे अमेंड कर सकते हैं. नो, यो दैट विल बी अगेंस्ट द बेसिक फीचर. इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, है ना, सभी को जस्टिस का एक्सेस होना चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए. एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस तो किए गए हैं पहले भी, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, बट जो फंडामेंटल राइट्स का एसेंस है, जो हमारे पास इतनी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कोर है, वो नहीं चेंज होना चाहिए. आप कहीं कभी कभी क्या होता है, हमें फॉर अ सोसाइटी एट लार्ज बेनिफिट देने के लिए इंडिविजुअल पीछे हो जाता है. कहीं पे आपको लगेगा भाई दिस इज इम्पैक्टिंग द मासेस, दे आर बेनिफिटिंग, बट मेरे लिए पर्सनली कहीं पे लॉस हो रहा है. जैसे प्राइवेट पर्सेस हटाया था, बट देन वहां पे चेंजेस हो रहे हैं. आप पार्लियामेंट को अलाउड है फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस करना, बट उसका एसेंस नहीं चेंज होना चाहिए और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट. देन पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142. जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं अंडर दीज आर्टिकल्स, अब आप इसको खुद ही देखिए तो आपको याद रहेगा. 32 क्या है, रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो सिटीजन्स जाते हैं. 136 SLPs, जस्ट लाइक दैट. 141 and 40 स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है टू delve into case or pass the orders. So same in the same way हाई कोर्ट्स के पास भी those powers हैं. तो इसको नहीं अमेंड कर सकते. क्या करेगी पार्लियामेंट? चाहेगी यार सुप्रीम कोर्ट तो इस आर्टिकल के अंदर स्पेशल कोई पिटिशन ले लेता है या जजमेंट करता है, तो खुद से ही प्रोएक्टिव रोल लेके हम इसी को चेंज कर दें. नो, दिस फॉर्म्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट इट. इसको एनहांस करने के लिए दे कैन वर्क, दे कैन पास, दे कैन अमेंड, बट दे कैन नॉट एब्रोगेट इट. सो दिस इज द basic, this is the basic feature, basic feature of the basic structure of the parliament. This is the examples that I have shown. You need not to write all these. थोड़ा सा एक दो example would suffice. Emergence आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बिकॉज emergence is important. emergence में ही क्योंकि आपको prelims के लिए questions, काफ़ी सारे क्वेश्चन, 5-6 questions निकल सकते हैं, एंड मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है. मेंस में तो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन. सो बिफोर signing off, I would again request you all to please like, share and subscribe. Subscribe now and share with your friends who need it, and see you in the next video. Thank you. Love you all.